हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम देखेंगे बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम बिजनेस जो अपना मैनेजमेंट है, मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या नेचर है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, क्या उसकी सिग्निफिकेंसेज है, कैसे वो बिजनेस को टॉप लेवल पे पहुंचाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल किस कारणों से होता है, एक मैनेजमेंट उसमें उसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्योंकि बिजनेस सिर्फ एक पर्सन के करने से नहीं होता है। जो भी जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल आपने बिजनेस देखे हैं, यस और नो, आप जानते हो ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही जितने भी टॉप लेवल जो बिजनेस होते हैं, जो टॉप पे बने रहते हैं, नंबर 1 2 3, चाहे वो हमारा जियो हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो XYZ कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट अदर एम्प्लॉयज के इंटरवेंशन के, मतलब कि एम्प्लॉयज जब तक काम नहीं करेंगे तब तक काम बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अब एम्प्लॉय सारे अपने मन से सारा काम कर दें ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो आप जानते ही हो ना, काम करना चाहता है क्या? कहावत तो सुनी होगी ना, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। ये प्राइवेट सेक्टर में चलता है, ये थोड़ा जोक था, लेकिन क्या है, सच्चाई तो यही है। प्राइवेट सेक्टर में लोग ऐसी तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको अभी स्टार्टिंग से, मतलब 11th क्लास में आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया गया, अब 12th में फिर से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप मैनेजमेंट को सीखेंगे कि पहले तो आपको बेसिक इंट्रो दिए थे कि नए नए बिजनेस जो है किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारे बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेशन। लेकिन अभी आप पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है तभी तो फर्स्ट चैप्टर आपका मैनेजमेंट पर ही है। और एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये ही पूरी जो बुक है वो एक्चुअली पूरी मैनेजमेंट पर ही है, जिसके आप POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे चीजें मैनेजमेंट के अंदर है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी है। अगली वीडियो जो आएंगी उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो पे अलग अलग चैप्टर्स के नाम से हैं वो सब एक ही डेफिनेशन के अंदर है। यस और नो? तो इसी वजह से अब आप अगर ध्यान से एक बार इसको पढ़ लिया ना तो बिजनेस स्टडी में आप 80 आउट ऑफ 80 आराम से लेके आ सकते हो। बच्चों में सही बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट इतने इजी हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी वीडियो आएंगी, लेकिन आप उनको बस कंटिन्यूअसली उनको पूरा कंप्लीट देखना और उसके बाद में आप अपना NCERT ओपन करके अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे सेट हो जाएंगे माइंड के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएंगे। कोई भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर बहुत आराम से कर देंगे। और फिर आगे चल के जब आपकी फाइनल एग्जाम होंगी तब हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए, कहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं, कहाँ क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा इंट्रो ना देते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल कंटिन्यूअसली इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। वैसे इसमें आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ टेक्निकल टर्म आएंगी जिनको देख के यहाँ पर डरना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है बिजनेस मैनेजमेंट। और बिजनेस स्टडी के अंदर ये चीजें बहुत इजी आपको NCERT में दिया हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो सबसे सिंपल सी बात यहाँ पर क्या बताइए, देखो बिजनेस मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी मैंने थोड़ी मेरी बातें आपने सुनी तो मैंने अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश करी। ये वीडियो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में है, जिससे क्या होगा कि एक बार आपने इसको, ये कह सकते हैं हाँ कि ये माइंड मैप का काम करेगी आपके लिए। या आप ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हो ना, उससे पहले अगर ये वीडियो देखी आपने तो आपको ये चैप्टर ऐसे समझ में आ जाएगा और इजीली आपके DNA में आ जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इतना इजी है। तो देखो सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और सभी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को फ्लोरिश करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि विदाउट ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं होते। क्योंकि घर ऑर्गेनाइज कब होता है, घर का मैनेजर घर पे होता है तब। यस और नो? किसकी बात कर रहा हूँ पता है ना? मम्मी की। तो मम्मी ही हमारी घर की मैनेजर होती है ना, सारा चीजें मैनेज करके रखती है हमारे लिए, हर चीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा देती है और हमसे भी तो काम करवा लेती है। तो वही ही मैनेजमेंट है। इसके बारे में अपन कभी कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो इसमें देखो सबसे पहला, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने बताया कि सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे बिजनेस छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, सबके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। तो इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए। मैंने अभी बताया था, बड़ा हो या फिर छोटा बिजनेस है, यानी कि कोई छोटा मोटा किराने की दुकान कर रहा है तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, मतलब सॉरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अपना टाटा कंपनी होगी, आपके जियो होगी, ठीक है, ऐसे एयरटेल है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेजोन है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मैनेजमेंट के दम पे ही तो इतना सब कुछ करती है। क्योंकि इनके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो सारे काम को बहुत अच्छे से प्लान करता है और उनको स्टेप बाय स्टेप
चेक करता है कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजों में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। तो देखो हम इसमें क्या है कि पूरे चैप्टर की एक समरी टाइप में शॉर्ट में थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो मैनेजमेंट है ये आखिर है क्या चीज है, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर का नाम ही क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट जो है उसका नेचर क्या है, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या है, मतलब उसका बेनिफिट क्या है। जैसे कि एक ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट की इसके बेनिफिट क्या है, कुछ बेनिफिट होगा तभी तो जल रही है, मतलब कभी तो काम में ले रहे हैं ना इसको। तो बिल्कुल ऐसे ही तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत बेसिक चीजें जानेंगे। तो देखो ये एक चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा हो या फिर छोटा, सभी के लिए जरूरी है। इसी तरीके से वो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो पैसे के लिए काम करता है, जैसे कि आपका पेट्रोल पंप, ऐसे कोई और बिजनेस हो गया। तो ये सारी कंपनियां जो प्रॉफिट मोटिव से काम करती है, तो ये सब क्या है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। जैसे कि अपने कई सोसाइटियां वगैरह जो होती है, जैसे कि अपने कम्युनिटी के होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कोई समाज सेवा के लिए जो काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जिनका मेन मोटिव जो होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब, इनका नेम ले सकते हैं। लेकिन ये सारे क्या काम करते हैं, एक्चुअली हमारे लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बल्कि नॉन प्रॉफिट के लिए, मतलब कि सर्विस मोटिव यानी सर्विस रेंडर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके लिए भी बहुत जरूरी है। थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो गया, लेकिन ये सब हमारे लिए काम की चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। उसके बाद सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस मतलब कोई सर्विस देता है, यानी कोई मान लो कि ब्यूटी पार्लर चलाता है तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग करता है, मान लो कि कोई ये मार्कर बनाता है तो इसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो मैनेजमेंट के आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ थोड़ा सा कि भाई मैनेजमेंट जो है कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखो फर्स्ट तो ये हो गया। उसके बाद में मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट द इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर ये जो बोला है ग्रुप ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक एम्प्लॉय है, यानी एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल पर्सन मतलब एक एम्प्लॉय, वो काम कर रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट में या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वहाँ उसकी टीम होगी 10 से 12 लोगों की। तो अब वो जो टीम है तो वो उस सारे ग्रुप ऑब्जेक्टिव उसके क्या होंगे, उसका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो क्या होगा, उसको एक टास्क कंप्लीट करना। लेकिन ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मार्केटिंग वाले हैं तो इनको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई हमको इतनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, आज एक दिन भर में इतना काम करना है। तो वो सब क्या है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट अगर सही होगा तो वो मैंने मार्केटिंग बहुत अच्छे से करेंगे, सेल्स पर्सन सेल्स का काम अच्छे से करेगा। अदरवाइज आप तो जानते ही हो वो मार्केट में घूम घाम के वापस आ जाएंगे और आपके लिए कोई सेल नहीं लेके आने वाले। तो इसीलिए मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैनेजरियल डिसीजंस के लिए, मैनेजरियल डिसीजन क्या होते हैं, मैनेजरियल डिसीजन जिसमें मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है, जिससे कि ह्यूमन मैन पावर से यानी कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से जो भी वो वर्क लेता है उसे बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजंस। अब मैनेजर कुछ भी करता है कि भाई मैनेजर डिसीजन लेने के बाद में ये देखता है कि भाई किसको क्या काम करना है, कितना करना है, वो सारा। और एट द एंड ऑफ द डे उसने चेक करना भी है, मैनेजर को चेक भी करना है कि भाई इन्होंने काम किया है कि नहीं किया और कितना किया है, ये सब कुछ देखना है। तो वो चीज है। तो इसमें वो क्या देखते हैं, हु विल डू व्हाट, ये क्या देखते हैं, हु विल डू व्हाट, कि कौन क्या करेगा, एंड व्हेन दे विल डू इट, और वो इसे कब करेंगे, एंड देन व्हाट रिसोर्सेज दे विल यूज, और वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो उसमें यूज में लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखने का काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों, यस और नो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में मैनेजमेंट के लिए अभी तक तो क्या था कि भाई मैनेजमेंट ये छोटी छोटी चीजें कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट के बहुत सारे डेलिब्रेटेड फंक्शंस हैं, सॉरी मैनेजमेंट जो है बहुत सारे फंक्शंस को करता है। तो अब उसमें देखो सबसे पहला कि बेसिक जॉब इज द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यहां पर बेसिक जॉब किसकी बताई जा रही है, मैनेजमेंट की नहीं, मैनेजर की। मैनेजमेंट को करने वाला मैनेजर ही होता है। तो मैनेजमेंट का मेन हेड कौन, मैनेजर। तो क्या बोला है, मैनेजर की जो बेसिक जॉब है वो क्या है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब क्या, ह्यूमन मैन पावर और मशीनरी, एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब आ गए आपके जितने भी हैं। तो आपके ये सारे फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह, इन सबसे अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन
मैक्सिमम बेनिफिट डेराइव करना, यही काम किसका है, मैनेजमेंट का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लास्ट में क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजमेंट और आगे क्या करता है। फिर इन्होंने क्या बताया, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या कहना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट के लिए ये मैटर नहीं करता कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या उसके गोल हैं। क्या बताया जा रहा है कि क्या उसके गोल्स हैं, एंड माइट बी, क्या उसके गोल हैं, देन ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। अब क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैटर नहीं है, लेकिन मेन चीज यहां पर आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि यहां पर दो चीजें कॉमन होंगी, पहला मैनेजमेंट और दूसरा मैनेजर। विदाउट मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्लोरिश नहीं कर सकता, मतलब कि ग्रो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अगर अकेले संभाल लोगे पूरा ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको, तो ज़्यादा आप बड़ा तो कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल जयपुर में काम कर रहे हो, तो आप दिल्ली वाली ब्रांच तो संभाल ही नहीं सकते, ओपन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी मैन पावर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को काम पे रखना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कि काम आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो इसलिए क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन है, पहला मैनेजमेंट और दूसरा मैनेजर। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है कि मैटर नहीं करता कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्या उसके गोल है, मैटर ये करता है कि वहां पर एक चीजें कॉमन होने वाली है, पहला मैनेजर और दूसरा मैनेजमेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको समझ में आने लग गया होगा कि मैनेजमेंट जो है कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली लाइफ के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि मैनेजमेंट जो है आपको इतनी यहाँ तक 5 से 6 पॉइंट मैंने बताए, उसके बाद में आपको ये चीज़ समझ में आने लग गई कि मैनेजमेंट के पास बहुत काम होता है, यस और नो। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। आप आगे चल के पढ़ोगे। तो अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैनेजमेंट के पास बहुत सारे वर्क है। इसीलिए मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट के पास में इंटर रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। दूसरा, दैट आर परफॉर्म बाय द ऑल मैनेजर्स, जिसको परफॉर्म किया जाता है सारे मैनेजर्स के द्वारा। क्योंकि जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही मैनेजर से काम चल जाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत बड़ा है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कई सारे मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि सारे मैनेजमेंट को, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं उनको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। यानी कि वो सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा कुछ देखना बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चों। और अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है कि मैनेजमेंट जो है उसके इंटर रिलेटेड फंक्शंस में वो क्या क्या करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बताया गया है क्या कि मैनेजमेंट क्या करता है, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करता है। क्या करता है, प्लान करता है। क्योंकि जितने भी काम करने हैं मैनेजमेंट को याद थोड़ी रहने वाले ऑन फिंगर्स, नहीं हो सकते ना, इसलिए उसको अच्छे से पेन एंड पेपर पे अच्छे से प्लान करता है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, प्लानिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अच्छे से प्लान करना। उसके बाद ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना एंड अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, अचीव करना। ये मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि इंटर रिलेटेड फंक्शन है ना, एक करेंगे तो दूसरा भी करना पड़ेगा, दूसरा करना तो तीसरा भी करना पड़ेगा, यस और नो। तो ऐसा ही, तो बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये सारी चीजें कर दी, उसके बाद में अब अगला काम यही रिक्रूट करेंगे। मतलब कि और एम्प्लॉय जितनी रिक्वायरमेंट है उनको हम वापस काम पे लाएंगे, मतलब कि उनको रिक्रूट करेंगे। तो नई जब एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर रखा जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिक्रूटमेंट। समझ में आया बच्चों। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है स्टाफिंग, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो रिक्रूट करेंगे एंड सेलेक्ट एम्प्लॉयज हु कैन इंप्लीमेंट दीज ऑब्जेक्टिव्स। और फिर ये देखना है कि भाई जो कौन कौन से जो एम्प्लॉय हैं जिनको हमने रिक्रूट, उन्हीं को करेंगे जो एम्प्लॉय हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे जो टास्क हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको क्या करेंगे, वो अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सब कोई काम करने के लिए तैयार होंगे ही, ऐसा और नो, सैलरी मिलेगी ना अच्छी खासी, तो सब लोग काम करने के लिए तैयार है। लेकिन कौन उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना की गारंटी देगा। गारंटी का मतलब है कि कौन, आपको जोश से पता लग जाएगा एम्प्लॉय के माइंडसेट से कि वो आपका जो काम है उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करेगा कि नहीं, उसके काम से, उसकी नॉलेज से, उसके एक्सपीरियंस से। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो मैनेजमेंट को पता लगा कि ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी कि भाई किसी भी बंदे को हम जॉब पे रख लेंगे, नहीं हो सकता ना। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको ग्रो करना है तो आप एक
जो स्किल्ड पर्सन है, जिसको कुछ काम करना अच्छा आता है और बहुत मेहनत करना चाहता है, मेहनती ये बंदा है, तो उस बंदे को आप जॉब पे रखेंगे। यस और नो? जब इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो फिर तो मैनेजमेंट तो ऐसे आ जाएगा बड़े आराम से, बहुत ही आसान है। ऐसे ही फिर आगे इन्होंने और क्या बताया, थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद ये अपना जो इंट्रोडक्शन है कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा इसमें और बाकी है, जिसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने रिक्रूट कर लिया, उनको काम देख लिया, उन कि भाई वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई उन्होंने काम क्या किया है। तो गिविंग डायरेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग, यहाँ ध्यान देना बच्चों कि उनको डायरेक्शन भी तो देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया बंदा है तो उसको काम बताना जरूरी है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उनको डायरेक्शन देता है कि भाई आपको यूं जा ये सारे काम इस तरीके से करने। फिर उसके बाद में कम्युनिकेटिंग, ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही होने वाला है सब कुछ काम, तो उसको अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई आपको इस मशीनरी को इस तरीके से उपयोग में लाना है और अच्छे से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। उसके बाद एंड मोटिवेटिंग, मोटिवेशन भी कई तरीके का होता है, मोटिवेशन कई तरीके का होता है। तो उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियल, किसी भी तरीके से उसको मोटिवेट करना, ठीक है बच्चों। तो मोटिवेट करने के बाद वो एम्प्लॉय क्या करेगा, अचीव ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब क्या कि टास्क टाइम पे कंप्लीट कर देगा, एफिशिएंटली मतलब क्या, कम से कम कॉस्ट में, मतलब कि कम से कम रिसोर्स में, कम से कम कॉस्ट में टास्क कंप्लीट हो गया, तो वो हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंटली वर्क डन हो गया आपका। यस और नो? ये चीज़ें डिटेल में अभी अगले वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो ये समझ में आया, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस टास्क को यानी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। एंड अल्टीमेटली चेकिंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। एम्प्लॉय यही तो देखेगा, एम्प्लॉय नहीं सॉरी मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो यही तो देखने वाला है कि भाई जो टास्क दिया था, जो गोल दिया था, क्या वो सही से, अल्टीमेटली हमको यही तो देखना पता ही पड़ेगा कि भाई उसने अच्छे से किया कि नहीं किया। उसको चेक करना है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट, कि प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। समझ में आया बच्चों? यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगली बार उसको थोड़ा और इंप्रूवमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एंड अब ये सारी चीजें हमने कर ली, उसके बाद अब क्या हो रहा, हाउएवर द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शंस इज डिफरेंट। आपको ये तो पता लग गया कि मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे कई सारे काम करता रहता है, तो डिफरेंट फंक्शंस को वो क्या करता है, टास्क को कंप्लीट करता है। अब डिफरेंट फंक्शंस को करने के बाद में तो मैनेजर एट टॉप लेवल, अब यहाँ आपको एक समझ में आ रहा है कि भाई ये तो मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। नहीं, कई सारे मैनेजमेंट में, मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर कई सारे मैनेजर्स होते हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पर लेवल्स बनाए हुए हैं, यहाँ लेवल बनाए हुए हैं बच्चों। आगे चल के आप पढ़ोगे कि कितने लेवल हैं, टोटल 3 लेवल है। अब वो 3 लेवल कैसे कैसे काम करते हैं वो आपको धीरे धीरे जान जाओगे। तो देखो यहाँ आप समझो कि मैनेजमेंट में मैनेजर जो है टॉप लेवल वाले, वो क्या करते हैं, स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग। तो जिनका मेन काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करना, तो वो मैक्सिमम अपना पूरा टाइम जो है वो किस पर बिताते हैं, प्लानिंग करने पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अकेला एक मैनेजर के ऊपर ही इतना सारा काम नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कहाँ निकालेगा, प्लानिंग में। आ रहा है समझ में? उसके बाद एंड ऑर्गेनाइजिंग देन द मैनेजर्स एट लोअर लेवल। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या किया कि भाई ये XYZ तरीके की क्या है, हमारे पास में नई स्ट्रेटजी आ गई, नए प्लान आ गए, नए ऑब्जेक्टिव्स आ गए, तो ये सारी चीजें करनी है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाकर दे दिया। अब उसके बाद जो बाकी के जो मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, लोअर लेवल वाले, वो सब उस टास्क को इंप्लीमेंट करवाएंगे, उसको कैसे मैनेज करना है कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो सके। यानी कि वो जो मान लो वो सर्विस सेक्टर है या वो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी है, तो उसको अच्छे से करेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लानिंग करके देगा, और बाकी का जो मैनेजमेंट है मतलब कि लोअर लेवल वाला, वो क्या करेंगे, वो उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए एफर्ट लगाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट के अंदर बस इतना ही था। अब इस छोटी छोटी ब्रीफ समरी के अंदर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया कि इसके बेनिफिट क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ लिमिटेशंस भी होती है। तो ज्यादा डिटेल में हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से टच करेंगे। ठीक है बच्चों, कंटिन्यू रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी छोटी मोटी भी चीजों में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको कमेंट करके जरूर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।